Welcome dear students, this lecture is based on Lamarckism. Jean-Baptiste Lamarck, French naturalist, proposed theory of acquired inheritance, or we can say, according to Jean-Baptiste Lamarck, there are some changes in an organism occur during lifespan called acquired changes. Those acquired changes get inherited to their next coming generations, and that's how it leads to evolution. So, which factors are responsible for evolution? According to Lamarck, here the changes occurring in an organism during its lifespan, okay, are responsible for evolution. That's how the theory is now well known as theory of acquired inheritance, right? Because those changes are said to be acquired changes. So, according to Lamarck, the activities of an organism or laziness of an organism are responsible for evolution. Activities are, in the sense we can say, use of some organs, and laziness in the sense disuse of some organs. अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गन का मल्टीपल यूज करता है, बहुत ज़्यादा यूज करता है, तो वो ऑर्गन हो जाएगा मच बेटर एंड इवॉल्व इन ड्यू कोर्स, ठीक. बट इफ सम ऑर्गन्स आर डिसयूज और ड्यू टू लेजीनेस वी कैन से, अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई ऑर्गन यूज नहीं कर रहा है तो वो ऑर्गन हो सकता है डिजेनरेट हो जाए, रिड्यूस हो जाए, श्रिंक हो जाए, राइट. इनिशियली बिकम वेस्टिजियल एंड लेटर ऑन डिसअपियर फ्रॉम द बॉडी. तो ये जो कंसेप्ट है यूज एंड डिसयूज, इसको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है इन दिस थियरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, प्रीवियसली कॉल्ड थियरी ऑफ सॉफ्ट इनहेरिटेंस एज वेल, ठीक है. तो ये जो लेमार्क का कंसेप्ट है ये पूरी तरह बेस्ड है ऑन एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ कैरेक्टर आते हैं पेरेंट्स में और वो बच्चों में इनहेरिट हो जाते हैं, ठीक है. तो बच्चों में इनहेरिट होने का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ, बट ये कंसेप्ट एक्सेप्टेबल है कि ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग लाइफ स्पैन, और उसी का नाम है एक्वायर्ड चेंजेस. एंड कैरेक्टर्स को कहा जा सकता है एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, बट विच इनहेरिटेड इट इज़ नॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, ओके. क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देखा है कि बहुत सारे चेंजेस जो सोमेटिक चेंजेस पेरेंट्स में होते हैं वो चेंजेस बच्चों में इनहेरिट नहीं होते, ओके. सो दिस व्यू इज़ नॉट कम्प्लीटली एक्सेप्टेड बट played important role in understanding of evolution before even Darwin, okay. तो डार्विन से भी पहले वाला कंसेप्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है. लेकिन इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स लेने होंगे. सो लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ यूज एंड सम डिसयूज, ओके. तो यहाँ पे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं यूज का. उस पहले एग्जांपल के तौर पे नेक ऑफ जिराफ, ठीक है. नेक ऑफ जिराफ आप सभी को पता है कि जिराफ का नेक बहुत ही एक्सटेंडेड है. पहले ऐसा मानना था कि जिराफ ये डियर साइज के रहे होंगे, लेकिन उनका जो नेक एक्सटेंड हुआ है वो किस वजह से हुआ है? ड्यू टू कंटिन्यूस यूज, ओके. तो आप कह सकते हो यहाँ पे एज दे हैव टू फीड अपॉन लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज, ठीक है, दे हैव टू कंटिन्यूसली एक्सटेंड देयर नेक. तो उनका जो एक्सटेंशन हुआ है नेक का, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम में जो चेंज आया है आप देख सकते हो वो आया है ड्यू टू कंटिन्यूस ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज. सो नेक ऑफ जिराफ ये हो गया एक एग्जाम्पल यूज वाले कंसेप्ट का, ठीक है ना. समझता है ये थे तुम्हाला समजून घ्यायचं आहे कॉन्सेप्ट ऑफ यूज अँड डिसयूज लेटर ऑन. सो इट इज अबाउट यूज. जिराफने आपल्या नेकला कंटिन्युअस यूज केलेला आहे. जे लीव्स असतात टॉल ट्रीजचे ते खाण्यासाठी त्यांना एक्सटेंड करावी लागली आपली नेक, आणि म्हणून येथे आपण सांगितलं. दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ, ठीक है. शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ बिकम वेरी स्ट्रांग ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग हैबिट, ठीक है. तो आपको पता है सभी को कि जो आयरन स्मिथ है अपने शोल्डर्स को बहुत ही स्ट्रांग बना लेते हैं, और उसके पीछे का रीजन है कंटिन्यूस हैमरिंग मूवमेंट, ओके, ऑफ देयर शोल्डर्स. तो ये कंटिन्यूस यूज वाला एग्जांपल हो गया, और इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है, कंटिन्यूस शोल्डर्सच्या मूवमेंटमुळे ते स्ट्रांग झालेले आहेत मसल्स, ओके, ऐसा आप कह सकते हो. तीसरा एग्जांपल यहाँ पे लिया जा सकता है लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वैन एंड डक. तो इनकी जो लेग्स है आप देख सकते हो एक्वेटिक बर्ड है, ठीक है. सो पैडलिंग मूवमेंट के लिए, स्विमिंग के लिए स्पेशली
इनके टूज मॉडिफाई हो चुके हैं, उनमें आपको वेबिंग भी दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये है मॉडिफिकेशन ऑफ कंटिन्यूस यूज। नाउ दे कैन स्विम एट मच बेटर लेवल, ठीक है ना, ड्यू टू मॉडिफाइड लेग्स। वन और डक दोनों में आप देख सकते हो। तो ये तीनों एग्जाम्पल किस टाइप के हो गए, कंटिन्यूस यूज। और कुछ डिसयूज के एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ कंटिन्यूस देते हैं सीक्वेंस में, राइट, लाइक दिस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने विंग्स यूज करना बिल्कुल छोड़ दिया है, ठीक है। उनके विंग्स हो चुके हैं वेस्टिजियल, विंग्स उनमें रहते हैं बट उसका कोई खास काम होता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सोचते हो विद रिस्पेक्ट टू बर्ड्स, लाइक यहाँ पे लिख लेते हैं विंग्स ऑफ बर्ड्स, लाइक ऑस्ट्रिच, आपको पता होगा, ठीक है। ऑस्ट्रिच ये बहुत ही जायंट बर्ड होते हैं और उनके विंग्स भी काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन वो वेस्टिजियल है, यहाँ पे वो उसका यूज़ वो उड़ने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो विंग्स ऑफ ऑस्ट्रिच। सिमिलरली इनू बर्ड, इसके भी विंग्स एक तरह से वेस्टिजियल है, मतलब वो डिसयूज कैटेगरी में आप डाल सकते हो। उसी तरह आप देखिए कि यहाँ पे जो लेग्स होते हैं, लिम्स या लेग्स ऑफ स्नेक्स, तो स्नेक्स अभी बर्रोइंग हैबिटेट को फॉलो करते हैं, ठीक है, दे शो बर्रोइंग हैबिट, बट उन्हें अपना जो लिम का यूज़ है पहले रहा होगा मे बी, बट अभी वो नहीं कर रहे हैं, और वो बर्रोइंग हैबिट के लिए सिंपली अपने बॉडी की हेल्प से वो इजीली क्रिप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, राइट। सो ड्यू टू बर्रोइंग हैबिट दे लॉस देयर लिम्स, वी कैन से, उन्होंने अपने लिम्स लूज कर लिए, ठीक है ना, दे लॉस देयर लिम्स, ऐसा भी आप कह सकते हो। और ये डिसयूज का एग्जाम्पल हो गया। यूज और डिसयूज ये दोनों कंसेप्ट समझना काफ़ी आसान हो जाता है with respect to examples. So as far as Lamarckism is concerned, as far as inheritance of acquired characters are concerned, it is well accepted that those characters are there, acquired characteristics ये होते हैं, characters acquired होते हैं during लाइफ स्पैन, वो आते हैं, बट उनका inheritance होता है, ये बिल्कुल डिस्कार्डेड व्यू है। तो आप यहाँ पे क्लियर कट बता सकते हो कि लेमार्क का जो व्यू है, यूज होने से कंटिन्यूस कोई ऑर्गन मॉडिफाई हो जाता है तो बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन अगर उसका इनहेरिटेंस होता है तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पैरेंट्स में तो रहते हैं, आते हैं नए, बट वो कैरेक्टर्स उनके नई जनरेशन्स में नहीं जा पाते हैं, ओके। तो ये जेनेटिकल व्यू के बेस पे थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया है, बट ये जो व्यू है यूज एंड डिसयूज, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है ना। एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हो कि कितना बढ़िया कंसेप्ट है यूज एंड डिसयूज। थोड़ा सा यहाँ पे हम एक नया कंसेप्ट भी पढ़ लेते हैं जिसका नाम है स्पेसिएशन, ठीक है, स्पेसिएशन। सो व्हाट इज मीन बाय स्पेसिएशन? स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है, ड्यू टू एवोल्यूशन एक्चुअली। तो एवोल्यूशनरी चेंजेस जो आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म में, उससे नया स्पीशीज भी हमें मिल सकता है आफ्टर सक्सेसिव सेवरल जनरेशंस, ठीक है, बहुत सारे जनरेशंस के बाद ऐसा होगा, बट ऐसा हो सकता है, दैट इज वेरी टिपिकली इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो कि स्पीशीज है क्या, व्हाट इज स्पीशीज? स्पीशीज ये ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का जो सिमिलर होते हैं, दे कैन ब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड दे कैन प्रोड्यूस सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स बाय नेचुरल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। नेचुरल रिप्रोडक्शन से अपने जैसे ही इंडिविजुअल्स जो तैयार करते हैं, फर्टाइल, आई रिपीट फर्टाइल, ठीक है, तो उसको कहा जाता है स्पीशीज, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स which can interbreed among themselves and produce individuals of similar kind, fertile by natural reproduction, उसी को आपने species कहना है। So species has its unique, we can say, habitat, उसकी एक खास जगह होती है, उसका एक खास टाइप का फूड होता है, ठीक है, उनका एक वे ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, उनका हैबिटाट ये स्पेसिफिक होता है हर स्पीशीज का, इट इज यूनिक फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीशीज, समझ गए आप। तो इसी तरह अगर आप देखो तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, these two factors are also influence for, we can say, speciation। नया स्पीशीज अगर तैयार होना है तो जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उसमें यूनिक रोल प्ले करता है। तो आप समझ गए होंगे किसी भी स्पीशीज का जो हैबिट है, हैबिटाट है, ये बिल्कुल यूनिक रहता है और उस पर बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये दो फैक्टर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होते हैं। तो नया स्पीशीज तैयार हो जाता है ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्वायर्ड चेंजेस, आप कह सकते हो, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मल्टीपल फैक्टर्स, मे बी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बट चेंजेस शुड ऑकर
इन जीन्स। तो जब तक जेनेटिक चेंजेस नहीं होंगे तब तक नया वैरायटी, नया स्पीशीज बनना पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज अल्टीमेट रीजन फॉर स्पेसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज चेंजेस इन जेनेटिक्स। ओके, तो जब तक जीन में चेंज नहीं होगा नया चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा इन एन ऑर्गेनिज्म। सो आफ्टर सक्सेसिव सेवरल जनरेशंस you can get a new species by the process of speciation, and that may be the effect of evolution. Okay, evolution होतं आणि evolutionमुळे नवीन स्पीशीज सुद्धा तयार होऊ शकतं, हे कन्क्लुजन आपण यावरून काढणार. सो फॅक्टर्स अफेक्टिंग जिओग्राफिकल आयसोलेशन म्हणजेच त्याचं जे हॅबिटेट आहे नॅचरल ते थोडं वेगळं राहू शकतं, तर स्पीशीजमध्ये चेंजेस येऊ शकतात. ओके, आपण ह्युमन रेसेसमध्ये बघू शकतो की ह्युमन्स जिथे वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी राहतात त्या एन्व्हायरमेंटचं त्यांच्यावर स्ट्रॉंग इफेक्ट पण होतं. ओके, वेदर इट इज स्किन कलर or their hair pattern, eye color, and many other factors, okay, are influenced by environmental components. ये हमें पता है. इसी तरह एनिमल्स और प्लांट पे भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. दैट्स हाउ न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक चेंजेस ऑफ कोर्स, but genetic changes are due to maybe mutation or maybe environmental or many chemical physical factors. So new species may form due to genetic changes, due to reproductive isolation, due to geographical isolation, and that is nothing but speciation. Thanks for watching.